नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय जीएस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो एक सीरीज लेके आए हैं, अभी तक हमने मौर्य तक आपकी क्लास बताई, जिसमें स्टोन एज से लेके मौर्य काल तक हमने पढ़ाया। अब हम एक क्वेश्चन का सीरीज लेके आए कि क्वेश्चन करते कैसे हैं। यहाँ जानने का बेसिक पर्पज हमारा ये है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ये जानना पर्पज है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लगातार लोगों के डिमांड पे हम बहुत ही जल्द यूपी पीसीएस 2024 का प्री के लिए और आरओ के लिए हम दोनों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। और हम कहेंगे कि आप जुड़िए, और ये गारंटी है कि उस टेस्ट सीरीज में अगर आप टेस्ट सीरीज में जुड़ते हो तो आपको अपनी तैयारी का भी आकलन हो जाएगा। और यकीन मानिए कि एक प्री रिहर्सल भी होगा। तो इसी के संदर्भ में हम टेस्ट सीरीज लेके आपके पास आ रहे हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन के सीरीज में, अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से मौर्यकालीन वास्तुकला के लक्षण क्या हैं। मौर्यकालीन आर्किटेक्ट का क्या लक्षण है। पहला ऑप्शन देता है, ऑफ दिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्य पीरियड आर्किटेक्चर आर नगर, गुहा, महल, स्तंभ, स्तूप, चैत्य। नगर, महल, स्तंभ, नागर, स्तूप, जगती। जगती, स्तूप, नागर, महल, स्तंभ, गुहा। नागर, बेसर, जगती, गुहा, स्तंभ, चैत्य। अगर नीचे से हम देखें तो नागर और बेसर क्या है, ये मंदिर निर्माण शैली है। भारत में 3 प्रकार के मंदिर निर्माण शैली होता है, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि मौर्य काल में ये चीजें नहीं थी तो ये नहीं होगा। इसमें भी नागर है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी नागर है, यही नहीं होगा। तो पहला क्या बचा, नगर, गुहा, महल, स्तंभ, स्तूप और चैत्य। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। मौर्यकालीन कला में क्या है, नगर है, पाटलिपुत्र शहर की जानकारी हमें मिलती है। गुहा, महल, चंद्रगुप्त मौर्य के महल को कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि देवताओं ने बनाया हो, इतना भव्य दिखाई देता है। स्तंभ अशोक के पिलर के लिए जाना जाता है। स्तूप और चैत्य मौर्यकालीन आर्किटेक्ट है। स्तूप अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या दे रहा है, मौर्य कला के में क्या क्या आ जाएगा। तो एक तो आ गया नगर, महल, स्तंभ, स्तूप और चैत्य। ये किसके हैं, तो ये हो गया आपके, इसका आंसर हो गया आपका पहला। मतलब मौर्यकालीन कला का लक्षण क्या है, ये है, पहला आंसर हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिएगा, इससे ये आपको आइडिया मिलेगा क्वेश्चन करते कैसे हैं। तथागत के जन्म के पूर्व ही यह घोषणा किसने की थी कि यह बालक या तो बहुत बड़ा राजा होगा या बहुत बड़ा सन्यासी। तो ये किया था कालदेव और कौंडिन्य ने। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन्होंने किया था, घोषणा किया था कि या तो राजा होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। किस नदी के किनारे बुद्ध ने अपने सारथी को अपने राष्ट्रीय वस्त्र और अपने केस को देते हैं। तो यह है अनोमा नदी। घर छोड़ने के पश्चात बुद्ध का प्रस्थान पथ क्या था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप करिएगा अगर पूछा जाए तो। अब आप देखो, मैंने अगर वीडियो आप पढ़े होंगे क्लास में तो मैंने आपको बताया भी था इस बात को कि सबसे पहले जब बुद्ध कब घर छोड़ते हैं, किस वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में। क्या दृश्य देखते हैं, तो 4 दृश्य देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक डेड बॉडी और सन्यासी। और घर छोड़ने के बाद सबसे पहले वैशाली में अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से वैशाली और राजगृह में मिलते हैं। तो क्या हो गया, वैशाली राजगृह। उर्बेला, फिर बोध गया में इनको ज्ञान मिलता है, फिर उर्बेला, फिर सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, फिर काशी में आते हैं। तो अगर आप देखो ये होगा नहीं क्योंकि काशी में पहले गए नहीं। कपिल वस्तु के बाद वैशाली, क्योंकि पूजा घर छोड़ने के बाद कहा गए तो ये जन्म स्थान है, तो घर छोड़े सबसे पहले वैशाली गए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, मतलब वैशाली। वैशाली में किससे मिलते हैं, तो आपको मैंने बताया था वैशाली में मिलते हैं आलार कलाम से। आलार कलाम से मिलते हैं। आलार कलाम कौन है, सांख्य दर्शन का आचार्य है। और इसके बाद रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, आपको मैंने बताया था क्लास में अगर याद होगा। पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने से अच्छा कि एक बार पढ़ के मामला यहाँ से मुक्ति मिल जाए। तो रुद्रक रामपुत्र है। इसके बाद बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं, फिर काशी में यश नामक सृष्टि मिलता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के दूसरे ध्यान गुरु रुद्रक रामचंद्र से इनकी मुलाकात कहाँ होती है। तो आपको मैंने बताया था राजगृह में होती है। अभी इसके पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, राजगृह। 2 लोगों से मिले हैं गौतम बुद्ध।
एक तो मिले हैं रुद्रक रामपुर से, दूसरा मिले हैं आलार कलाम से। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम बुद्ध ने किस स्थान पे 5 ऋषियों के साथ 6 वर्षों की कठिन तपस्या की तथा उन ऋषियों का नाम क्या था? तो इसका आपको भी पता है, उर्वेला, आंज, अस्जिज, वप, भदी और कौंडिन्य। इसका आंसर क्या हो गया? पहला। ऋषि पत्तन में ऐसे ही आप देखो तो ऋषि पत्तन में सारनाथ को कहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, तपस्या की बातें नहीं है। वैशाली में अलार कलाम से मिले थे, बोध गया में इनको ज्ञान मिला था, तो वैसे ही क्या हो गया? पहला ऑप्शन हो गया। इसका सही क्या है? पहला ऑप्शन है। 5 कौन है? आंज, अस्जिज, वप, भदी और कौंडिन्य। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? तो सुभच्छ को दिया था। आनंद उपाली इनके 2 मुख्य शिष्य थे। आनंद उपाली 2 मुख्य शिष्य थे, लेकिन अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था सुभच्छ को। यहां याद रखिए, कहीं कहीं सुभच्छ भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी सही है। अंतिम उपदेश दिए थे सुभच्छ को, अगर ये भी आए तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और आनंद उपाली इनके प्रिय शिष्य थे। शाक्य मुनि के आरंभिक शिष्यों में से कौन था? देखिए यहां पे समझिएगा कि तपस्या और कल्लिक इनके 2 प्रथम शूद्र अनुयायी थे। यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, प्रथम 2 शूद्र अनुयायी थे। जमाली गौतमी प्रजापति इनकी मौसी थी, पहली महिला है जो बौद्ध संघ में शामिल हुई। यश एक व्यापारी था जो जुड़ा, आनंद और सुभद्र। तो इनका पहला जो होगा तपस्या और कल्लिक, आरंभिक शिष्यों में कौन थे? तो वो थे तपस्या और कल्लिक। क्लियर? यही चारों में देखा तो यश एक व्यापारी था जो बनारस का था, जो गौतम बुद्ध से जुड़ा। आनंद और सुभद्र आपको बताया ही। अंतिम व्यक्ति था सुबच्छ, आनंद भी इनका शिष्य था, और सुबच्छ अंतिम व्यक्ति था जिनको इन्होंने अपना उपदेश दिया था। तपस्या और कल्लिक प्रथम शूद्र अनुयायी हैं जो इनके बने। बोध गया में बोध वृक्ष अपने किस पीढ़ी को दिखाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? छठे पीढ़ी को दिखाता है। देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी को दिखाता है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठ। तो ये कहा है छठे पीढ़ी की। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको दिमाग में रखिएगा। कई बार फैक्ट पूछ देते हैं, ये सब फैक्ट आते हैं, तो अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा छठे पीढ़ी का मतलब उदाहरण है। बुद्ध का पहला वर्षावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर बीता था? तो ये तो यार पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। तो पहला वर्षा काल कहाँ है? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किसको दिए थे? वही 5 ब्राह्मण सन्यासी जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है। आंज, अस्जिज, वप, भदी और कौंडिन्य को, ये इन्हीं को दिए थे। और सारनाथ में घटना एक दूसरे को जन्म, इनके जन्म का प्रतीक क्या है? तो यार ऐसे जन्म होता है तो आदमी खुश होता है। कमल क्या है? कमल देखने से ही खुश लगता है। तो जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। घर छोड़ेंगे किससे? घोड़े से। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति होगी, जाहिर सी बात है बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। तो ये क्या हो गया? पांचों मिला दीजिए। तो बर्थ के लिए ए का पहला क्या, ए का क्या हो गया? चौथा। इसके बाद आपका डी का क्या हो गया? पहला। तो क्या हो गया? बी का क्या हो गया? तीसरा। और सी का क्या हो गया? सी का हो गया दूसरा, बोध वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति पाते हैं, ये हो गया। डी का हो गया पहला, ये हो गया। ए का चौथा कमल, आपको घोड़ा, डी का पहला हो गया, बी का हो गया आपका तीसरा उपदेश, और सी का हो गया आपका दूसरा। इसका आंसर क्या हो गया? ये मतलब अगर हम ऐसे लिख देते हैं, जन्म को कहेंगे कमल, गृह त्याग घोड़े से, ज्ञान बोध वृक्ष के नीचे, और इसके बाद इन्होंने जो उपदेश दिया वो हो गया मृग सहित प्रज्ञ। ये पांचों। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका ए हो गया। इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया। शाक्य मुनि के आरंभिक शिष्यों में कौन था? तपस्या और कल्लिक, छठी पीढ़ी का है। बुद्ध ने अपना पहला वर्षा किस स्थान पे बिताया था? तो सारनाथ पे बिताया।
सांची के स्तूप में बुद्ध के साथ साथ किन दो लोगों की अस्थियां और रखी गई? याद रखिएगा, ये रखा गया है सारिपुत्र और मोगदालापन। सुभद्र और कल्ली किनके शिष्य रहे? जमाली। जमाली कौन है बताएंगे तो जमाली याद रखिएगा जैन धर्म से जुड़ा है, यह महावीर स्वामी के दामाद हैं। आनंद शिष्य हैं, तो ये इसका आंसर है सारिपुत्र और मोगदालापन। अगर पूछा जाएगा, बढ़िया फैक्ट है, कभी अगर आ जाए, खास करके आरओ यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे हैं, जो हम टेस्ट सीरीज भी चालू, मतलब ये झलक दिखा रहे हैं, टेस्ट सीरीज चालू करें और यकीन मानिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो यूपी पीसीएस में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रहेगी, आप बेहतर करोगे, चाहे आरओ हो चाहे यूपी पीसीएस हो। तो सांची के स्तूप में दो अस्थियां इनकी रखी गई। किस स्थान पर बुद्ध की मुलाकात आनंद से हुई थी? इसका आंसर बताइए, किस स्थान पे बुद्ध की मुलाकात आनंद से हुई? तो ये है अनुप्रिया उद्यान, कपिलवस्तु। अब देखिए, इसको मैं पूरा बताता हूं। बेलवन विहार राजगृह में बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को दिया था। जेतवन विहार श्रावस्ती में था, तो अनुप्रिया भी उद्यान में, यहीं पे कपिलवस्तु में अनुप्रिया उद्यान में पहली बार आनंद से उसकी मुलाकात होती है। तो इसका आंसर होगा अनुप्रिया उद्यान। याद रखिएगा, ये पूछ देता है, उद्यान मिलाने के लिए आता है, तो अनुप्रिया उद्यान यहाँ में बेलवन विहार राजगृह में है। मगध शासक बिंबिसार ने पहली बार दिया था इनको वहां। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है कि इनको मिलाया जाए। आम्रपाली विहार कहाँ है? बेलवन भी लिखा जाता है, इसको समझिएगा, बेलवन विहार। पुब्बा राम विहार, घोस्ता राम विहार, कुटाग्रशाला विहार, जेतवन विहार। अगर हम देखें तो आम्रपाली ये वैशाली की गणिका थी जिसने इनको दिया था गौतम बुद्ध को विहार। तो पहला क्या हो गया? ए का दूसरा हो गया। बेलवन विहार अभी हमने आपको बताया बिंबिसार ने राजगृह में गौतम बुद्ध को दिया था, तो बी का क्या हो गया? तीसरा हो गया। ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो सी का क्या हो गया? पुब्बा राम विहार श्रावस्ती में, सी का पहला। डी का पांचवा घोस्ता राम विहार उदयन ने श्रावस्ती में दिया था। ई का कुटाग्रशाला वैशाली लोगों के द्वारा दिया गया। और जेतवन विहार एफ का चौथा आपका हो गया सुदत्त राजगृह के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये बेसिकली क्या है कि ये दिखाता है, ये क्वेश्चन क्या दिखाता है? ये क्वेश्चन दिखाता है कि गौतम बुद्ध से लोग कैसे जुड़े। मगध में, मगध का राजा है, राजगृह में बेलवन विहार देता है। आम्रपाली में गणिका है, वैशाली में ही याद रखिएगा कि वैशाली में ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति देते हैं गौतम बुद्ध। और गौतमी प्रजापति पहली महिला बनती हैं जिनको यहाँ पे प्रवेश की अनुमति दी जाती है। तो ये रहा एक बढ़िया क्वेश्चन है जो मिलाने के लिए आ जाए, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए है। ए का दूसरा आम्रपाली गणिका थी जिसने वैशाली में दिया था। बेलवन विहार मगध के राजा ने दिया था। सी का पहला घोस्ता राम विहार विशाखा श्रावस्ती में। डी का पांचवा उदयन श्रावस्ती में। और इस तरीके से पहला ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह के उपरांत उसको दहेज के रूप में कौन कौन से प्रदेश मिले? तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, एरिया, आराकोसिया, पेरिपेस्नोदाई। एरिया, आराकोसिया, पेरिपेस्नोदाई सेलुकस को पराजित करने के बाद सेलुकस ने दिया। तो एरिया, आराकोसिया, पेरिपेस्नोदाई और जेडोसिया, मतलब इनमें से क्या हो गया? सभी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। और मैंने आपको कहा था कि हिंदकुश पर्वत तक मौर्यों की सीमा पहुंच चुकी थी। एरिया, आराकोसिया, पेरिपेस्नोदाई और जेडोसिया, ये पूरा एरिया दहेज के रूप में कहिए चाहे वैसे युद्ध के बाद सेलुकस ने किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। और आपको मैंने बताया था कि मेगासनीज आया था इनके दरबार में और सेलुकस ने अपनी लड़की की शादी, हेलेना की शादी इनके साथ किया था। तो ये पूरा क्षेत्र में चारों आ जाएगा, ये ए बी सी डी चारों होंगे, चारों सही हैं। डायमेकस किस भारतीय राजदूत के दरबार में पहली बार उपस्थित हुआ? ये क्वेश्चन बताइए। इन द कोर्ट ऑफ विच इंडियन एम्बेसडर डिड डायमेकस अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम? याद करिए, मैंने बताया था आपको बिंदुसार। बिंदुसार ने क्या किया? विदेशों से संबंध स्थापित किया। और मैंने कहा था कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत दरबार में भेजा। तो डायमेकस कौन है? सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत है। सीरिया के शासक
एंटियोकस का राजदूत है। सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत है और यह किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और याद रखिएगा कि एक और व्यक्ति आया था, डायनोसियस भी बिंदुसार के दरबार में आया था और मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो डायनोसियस और डायमिकस दोनों आए थे बिंदुसार के काल में। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा? जितने यूरोपियन रहे, एरियन, जस्टिन, स्ट्रेबो, इन सभी लोगों ने सेंडोकोटस नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। कहा जाता है और विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी किसके रूप में? चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा? तो ये है एरियन ने। एरियन है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में एंड्रोकोटस कहा, वो विद्वान है एरियन। इसके बाद अगर हम देखें एंड्रोकोटस था सेंडोकोटस नामों की पहचान सर्वप्रथम किस विद्वान ने की और कब की थी? तो ये है 1793 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विलियम जोन्स जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। हेरात के युद्ध का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया है? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हेरात के युद्ध का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया है, तो एपियानस, एरियन, जस्टिन, स्ट्रेबो, तो ये है एपियानस ने दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप कि ये 305 उसकी भी इसके में लड़ा गया था और एपियानस ने इस युद्ध का वर्णन दिया। हेरात के युद्ध का वर्णन देने वाला है एपियानस। ये सब फैक्चुअल है, खास करके जो लोग आरओ दे रहे हैं या जो यूपीपीसीएस दे रहे होंगे उनके लिए सब क्वेश्चन है। कई बार फैक्ट को उठा के रख दिया जाता है, तो याद रखिएगा अगर एक क्वेश्चन आए तो ये मारिएगा एपियानस। ये ऐसा वो बनाया गया कि जिससे आपको फैक्ट से लेके कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स किया गया है कि दोनों चीज़ें आपको मिल जाए और आपकी एक बढ़िया एक्सरसाइज हो जाए। एक झलक भी है जो अगला हम टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं और हमें लगता है कि काफ़ी फायदा होगा। जो भी यूपीपीसीएस दे रहे हैं या आरओ दे रहे हैं, जो टेस्ट हमारा चालू होने वाला है, तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय कौन थी? तो वो है पाटल। अंतिम विजय जो उसकी थी वो थी पाटल। सिकंदर के द्वारा बसाया गया 2 भारतीय नगर कौन से था? तो ये है निकाया और बौकेफला। ये जो 2 नगर है, ये है इसके द्वारा बसाया गया नगर है निकाया और बौकेफला। देखिए ये सब फैक्ट हैं, बड़े यूनिक फैक्ट हैं और मान के चलो कि जब ये आता है तो काफ़ी लोग जो सीरियस लड़के होते हैं या सीनियर लड़के होते हैं जो बार बार पुराने क्वेश्चन लगाए रहते हैं, क्योंकि देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो ये जब तक आप 2-3 बार 4 बार नहीं देखेंगे आपके दिमाग में, तो क्या होता है, ये गलत करने का मतलब कि आप बाहर जा रहे हो। क्योंकि जो 10 साल 5 साल से लड़के लगे हुए हैं वो इन फैक्ट को दिमाग में पूरा बैठाए रहते हैं। तो ये जो हमारा ये जो सीरीज आया, ये आप देखो 2 तरह के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। एक दिख रहे हैं जो लॉजिकल हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दिख रहे हैं, और एक दूसरा क्वेश्चन वो भी दिख रहा है जो सीधे सीधे फैक्ट है, जो कई बार उठा के पूछ दिया जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है जो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है इनको आप दिमाग में एक बार रखने की कोशिश करिएगा कि सिकंदर के द्वारा बसाए गए 2 भारतीय नगर कौन है। ये बौद्ध सभा की वैध कार्रवाई के लिए कोरम की न्यूनतम संख्या कितनी होती थी? तो 20 सदस्य होते थे।
जो कोरम की न्यूनतम जो कार्रवाई थी 20 सदस्य होते थे और प्रस्ताव रखा जाता था, पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से होता था, लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाता था। पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से काम किया जाता था और न्यूनतम सदस्यों की एक बस्ती प्रस्ताव रखा जाता था, उस पर चर्चा होती थी, मतलब पूरा एकदम कहते हैं कि एकदम ओपन प्रस्ताव रखा जाता था और 20 सदस्य होते थे न्यूनतम। बहुत्तरवाद संबंधित है, इसको ऐसे समझिएगा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। आपको मैंने बताया था, याद होगा, स्यादवाद, सप्तभंगी, अनेकांतवाद, ये सभी संबंधित किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। और मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा, जैन धर्म वाला वीडियो देखिएगा, तो मैंने कहा था कि ये कहते हैं कि ज्ञान सापेक्षिक होता है और किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जो नॉलेज होता है वो सापेक्षिक होता है, पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं होता। कहते हैं आप हैं, हो सकता है आप हो सकता है कि आप ना हो। तो ये जो अवधारणा है अनेकांतवाद की, ये संबंधित है जैन धर्म से। महावीर स्वामी की मृत्यु किसके घर हुई? अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा, हस्तिपाल के घर में। कई बार सृष्टि पाल रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसके घर में। अच्छा फैक्ट है, जिसको दिमाग में रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। 6ठी शताब्दी में हुए धार्मिक आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन से तत्कालीन कारण थे? मतलब बौद्ध और जैन धर्म के आने के तात्कालिक कारण क्या क्या थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कंटेम्प्रेरी रीजन फॉर द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 6th सेंचुरी BC? 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुए धार्मिक आंदोलन के निम्न में से कौन से तात्कालीन कारण थे? वैदिक कर्मकांडों का कष्कर था खर्चीला स्वरूप, मतलब वैदिक कर्मकांड को लेके आप खर्चीला स्वरूप था, परेशानी का कारण था। यज्ञों में शक्ति, समय और धन का अपव्यय, धर्म में अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का वर्चस्व, देवी देवताओं को न मानना। अगर हम देखें तो धार्मिक आंदोलन में निम्न कौन से तात्कालीन कारण थे? तो अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि यज्ञों के महत्व, कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था। कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, तो जाहिर सी बात है, कर्मकांड जब बढ़ेंगे तो लोग विरोध करना चालू कर दिए थे। लोग ऐसे धर्म की डिमांड कर रहे थे जो ऐसा धर्म है जो हमें बराबरी की बात करे। तो जाहिर सी बात है कि पहला सही है। यज्ञ में काफी धन लग रहा था, यह भी एक रीजन था। धर्म में अंधविश्वास था, रूढ़ियों का वर्चस्व था, कर्मकांडों का महत्व था, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। देवी देवताओं को न मानना, ये ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। इसमें इसमें होगा 1 2 3। वैदिक कर्मकांडों का कष्कर तथा खर्चीला स्वरूप, यज्ञ में धर्म में अंधविश्वास और रूढ़िवादियों का वर्चस्व का होना, ये जो चीजें था, ये इसका रीजन होगा। निम्नलिखित में से कौन से कारण थे जिनकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभर कर उभरा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन ड्यू टू विच मगध इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? हाईली फर्टाइल एग्रीकल्चर, lack of political inequality, abundance of iron mines, use of elephant in the army, ambitious rulers and king। अब आप देखो, मगध का उत्कर्ष, मैंने पूरी क्लास आपको पूरे वीडियो बताया था इस पूरे टॉपिक में कि मगध के उत्कर्ष का कारण क्या है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मगध की दोनों राजधानियां राजगिरी और पाटलिपुत्र को प्राकृतिक सीमा मिली हुई थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और जो पाटलिपुत्र था वो नदियों के संगम पे स्थित था। तो ये ऑप्शन देखिए कहीं दिखता है? ये नहीं है। चलिए, अब आता है दूसरा है, ये क्षेत्र लोहे का था और लोहे का होगा तो जाहिर सी बात है खेती जुताई बेहतर होगी, तो अत्यधिक उर्वरक कृषि, पॉइंट सही है। लोहे की खानों की प्रचुरता,
हाथी वाला क्षेत्र था, मैंने बताया था। यहां तक कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार के रूप में दिया था। सेना में हाथियों का प्रयोग। और राजा आपको बताए थे कि राजा भी, चाहे बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, सभी योग्य और महत्वाकांक्षी राजा थे। तो ऑप्शन क्या हो गया? राजनीतिक असमानता का अभाव। ये चीज, ये पॉइंट यहां शूट नहीं करेगा। अगर हम देखें तो उर्वरक कृषि होगी, एक होगा, लोहे की खान होगी, सेना में हाथियों का प्रयोग होगा, महत्वाकांक्षी शासकों और राजाओं का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन होगा सी। ये ऑप्शन जो आपका आएगा, ये ऑप्शन नंबर होगा सी। मतलब तीसरा जो आंसर होगा ये सही होगा कि इस काल में लोहे ने कृषि के, अब देखिए मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था, मैं एक बार आपको रिकॉल भी करा दूं। तो सबसे पहले इसकी दोनों राजधानियां जो थी, राजगिरी, जो राजगिरी और पाटलिपुत्र, ये दोनों क्या थी? ये राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों जो राजधानी थी वो आपके प्राकृतिक काल, राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, पाटलिपुत्र नदियों के संगम पे स्थित था। यह क्षेत्र लोहे का था। लोहे के कारण क्या हुआ? हथियारों में फायदा मिला इनको, लोहे के कारण कृषि में इनको फायदा मिला। तो जाहिर सी बात है कि लोहे की खान, सेना में हाथियों का प्रयोग जो इनकी सेना को मजबूत करता है, और योग्य महत्वाकांक्षी शासकों और राजाओं का। तो 1 3 4 5। चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? तो वो है आपका फाहियान। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। चांडालों का पहला वर्णन करने वाला विस्तृत वर्णन फाहियान। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों के अवशेषों को कुल कितने भागों में बांटा गया तथा उससे क्या क्या किया गया? आफ्टर बुद्ध डेथ हिज रिमेन वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स एंड व्हाट वाज डन विथ देम? याद रखिएगा, उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था और स्तूप बनवाए गए थे। मैंने आपको बताया था कि स्तूप क्या है। बुद्ध की अस्थियों पे बनाया गया, अवशेषों पे बनाई गई एक बिल्डिंग है जो इस आकार की बनती है, और ये होता है हर्मिका। अवशेष को यहीं रखा जाता है, जो रिलीक होते हैं उसको यहीं पे रखा जाता है, और उसी के आधार पे अगर इनकी हड्डियां रखी गई हैं तो वो शारीरिक स्तूप होगा। अगर तो जिस प्रकार का स्तूप होगा, जो यहाँ रखा जाएगा उसी प्रकार का स्तूप माना जाएगा। तो इनके अवशेष को रख के जो बिल्डिंग बनाया जाता है, यही स्तूप का स्ट्रक्चर होता है। ये हर्मिका होती है, ये दंड होता है, ये चबूतरा मेघी होता है, यहाँ पे वेदिका बनाई जाती है। तो ये स्तूप है। तो ये 8 भागों में उसके स्तूप बनाए गए। ये इसका आंसर होगा। आत्मा केवल जंतु तथा पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाही जलधाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? बौद्ध परंपरा। याद रखिए, बौद्ध एकमात्र ऐसा धर्म है जो आत्मा को नहीं मानता। आप ऐसे जान लीजिए, आत्मा को नहीं मानता। अर्थात अनात्मवाद की अवधारणा, अनात्मवाद की अवधारणा किसने दिया है? बुद्धिज्म में दिया है। बुद्धिज्म की मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। बुद्धिज्म एक मध्यम मार्ग की बात करता है, जो कहता है न बहुत ज़्यादा कठोर जीवन होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ का जीवन होना चाहिए। बुद्धिज्म नैरात्मवाद की बात करता है। बुद्धिज्म प्रतीत समुत्पाद की बात करता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर बुद्धिज्म की अवधारणा पूछी जाए तो ये अनात्मवाद को मानता है, ये नैरात्मवाद को मानता है बुद्धिज्म। ये सब क्लास में मैं बता चुका हूं। प्रतीत समुत्पाद को मानता है ये। और प्रतीत समुत्पाद क्या है? हर चीज के कारण होते हैं। एवरीथिंग हैज ए रीजन। मतलब आपके जीवन में कुछ, आप कई लोग का यहाँ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो भी कारण है, क्योंकि ग्रह आपको पढ़ने नहीं, आईएएस बनाना नहीं चाहते, तो आपको मन ही नहीं लगेगा। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, कहता है कारण है। कई लोग को केवल हंसी मजाक में मजा आएगा, क्यों? क्योंकि उनका पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगना है, क्योंकि उनको प्रकृति रोक रही है कि आपको नहीं आईएएस बनना है। और कई ऐसे लोग हैं जो बहुत परेशान है, फिर भी उनका ध्यान लग गया, सिलेक्शन हो गया। तो याद रखिएगा, ये जो हो रहा, मन न लगना, मन मजाक में लगना, मन हंसी में लगना, ये भी रीजन है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर चीज का कारण है।
आपके साथ अच्छा हो रहा उसके पीछे भी कारण है, बुरा हो रहा उसके पीछे भी कारण है। तो याद रखिएगा, ये बौद्ध परंपरा आत्मा को नहीं मानती और ये नैरात्मवाद की बात करता है, ये प्रतीत समुत्पाद की बात करता है, ये मध्यम मार्गी बात करता है। तो ये कौन है? बौद्धिज्म है। अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष नीति का पालन करने की बात की गई है? 13वें शिलालेख। धम्म नीति, धम्म नीति क्या? अशोक का धम्म क्या है? अगर कोई पूछे अशोक का धम्म क्या है, तो मैंने आपको बताया था, आपासीनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे च। मतलब नैतिक नियमों का संग्रह है। आपासीन में मतलब क्या है? बुराइयों को दूर करो, घृणा घमंड ईर्ष्या इनको दूर करो, कल्याण करो लोगों का, नैतिक नियमों का पालन करो, दया करो, दान करो, मतलब सभी धर्मों की अच्छी बातें हैं। और अशोक दुनिया का पहला व्यक्ति था जो कलिंगा के बाद कहता है, कलिंग युद्ध के बाद, कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, सीधे डिक्लेयर करता है और धम्म नीति को अपनाता है युद्ध की जगह पे, युद्ध नीति को लेफ्ट करके धम्म नीति को अडॉप्ट करने वाला है। तो ये है 13वां। बेलवन तथा कुटाग्रशाला बिहार किस वंश के राजाओं ने रहने के लिए दान करवाए थे? तो आपको पहले अभी भी मैं बता दिया था कि हर्यक वंश और लिच्छवी वंश ने। अभी बताया कुछ देर पहले कि हर्यक वंश कौन है? मगध के राजा बिंबिसार ने बेलवन बिहार दिया था। तो ये वाला एरिया हो जाएगा। बौद्ध धर्म में प्रवेश को किस नाम से जाना जाता है? वेकनाट, श्यामय, शंखलायन। ये है उपसंपदा। प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा। उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को कहते हैं उपसंपदा। वेकनाट क्या है? सूदखोरी है, ये लोहा हो गया। शंखलायन क्या है? ये शाखा है वेदों की। तो क्या बचा? उपसंपदा कहते हैं प्रवेश को। ये वेदों की एक शाखा है, ये लोहा हो गया, ये सूदखोरी है वेकनाट। तो इसका मतलब क्या बचा? उपसंपदा। किसके कहने पर तथा किस जगह पर महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी और कहा कि यह संघ जो 1000 साल चलने वाला था अब मात्र 500 साल ही चलेगा? On whose advice and at which place did Mahatma Buddha allow women to enter the Sangh, and where this Sangh, which was supposed to last for 100 years, 1000 years, will now last for only 500 years? मतलब कि गौतम बुद्ध ने जब महिलाओं पे प्रवेश की बात आई तो कब कहा ये कि अगर महिलाओं को प्रवेश में दिया जाएगा तो संघ की आयु आधी हो जाएगी? तो मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि वैशाली में पहली बार महिलाओं को प्रवेश में अनुमति दी गई और इनके मेन शिष्य थे आनंद। तो क्या है? आनंद के कहने पे वैशाली में, और पहली महिला है गौतमी प्रजापति, जो इनकी मौसी हैं गौतमी प्रजापति। ये पहली महिला है जिनको बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। और किसके कहने पे? इनके दो बड़े फेमस शिष्य रहे, आनंद और उपाली। आनंद और रूपाली इनके दो प्रमुख शिष्य रहे और इन्हीं के कहने पे महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी और ये कहा कि जो संघ 1000 मतलब आधी आयु हो जाएगी संघ की, यह है आनंद के कहने पे वैशाली में। भारतीय पुरापाषाण युग को निम्न युग को 3 अवस्थाओं में बांटा गया, निम्नलिखित में से उसमें शामिल नहीं है। इंडियन पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इट? मतलब 3 भाग में जो बांटा गया, तो कौन था पुरापाषाण युग में? अगर बात करें तो निम्न पुरापाषाण, जो होते हैं लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें देखिए
निम्न पूरा पाषाण युग है, मध्य पूरा पाषाण युग है और उच्च पाषाण युग है। तो कौन बचा? महापाषाण युग। इसको लौह काल। तो ये इसको छोड़ दिया जाए तो कौन होगा? मेगालिथिक पीरियड को लोहे का पीरियड कहा जाता है। इसको छोड़ दिया जाए तो ये तीनों होंगे, मतलब ये नहीं होगा। मेगालिथिक पीरियड क्या होगा? ये नहीं होगा। लौह काल ये नहीं होगा। तो पूरा पाषाण युग को 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर? और ये किस आधार पे डिवाइड होता है ये भी जान लीजिए। तो हथियारों के परिवर्तन के आधार पे। शुरू में देखिएगा बड़े बड़े हथियार होंगे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे हथियार होते जाएंगे, फिर उसके बाद और छोटे हथियार होते जाएंगे। और तीनों की इकोनॉमी लगभग अभी एक ही है, हंटिंग और गैदरिंग, शिकार करना और संग्रहण करना। इकोनॉमी अभी भी तीनों फेज में यही है। पिछली वीडियो में, स्टोन एज वाली वीडियो, मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया, आप देखिएगा। सिकंदर के समकालीन राजा पोरस का राज्य किन किन नदियों के बीच अवस्थित था? ये है, अब बताइए किस में होगा? बितस्ता और अस्किनी, ये नदी है बितस्ता और अस्किनी। ये बड़ा अच्छा फैक्ट है, पहला पॉइंट होगा बितस्ता और अस्किनी। ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहां से ली गई? कितना बढ़िया फैक्ट है ये, कि ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। ये लिया गया है जैमिनी ब्राह्मण से। ये फैक्ट बहुत अच्छा है और ये कभी भी आरओ यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। अच्छा फैक्ट है। सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? बताइए, सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और सतपथ ब्राह्मण में ही उत्तर वैदिक काल में मगध के विस्तार की जानकारी, विदेथ माधव की कहानी मिलती है। याद होगा कि विदेथ माधव जो है आग लेके चलता है और सदानीरा नदी तक पहुंच जाता है। अभी जो पिछली बार हमने अभी बताया आपको, अभी आप देखिए सदानीरा नदी आया था, सतलज और सदानीरा नदी, सदानीरा नदी तक पहुंच जाता है। सतलज है, ब्यास है, सिंधु भी, झेलम है ये। तो ये जो मुद्दा है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये सप्त सिंधु, मतलब ये जो नदियां दिखा रहा है, आगे जब पढ़ेगा आर्यों ने सबसे पहले कहां निवास किया था? तो सप्त सिंधु में निवास किया था। ये जैमिनी ब्राह्मण है। अच्छा क्वेश्चन है। ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, ये ब्राह्मण है जैमिनी ब्राह्मण। इसको याद रखिएगा, ये कभी भी यूनिक फैक्ट है अगर आ जाए तो। ऋग्वेद के 10वें मंडल को किस नाम से जानते हैं? पुरुष सूक्त कहा जाता है। आपको याद होगा 10वें मंडल के क्यों फेमस है? ये बाद का है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति मिलती है। कहा जाता है कि चार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की उत्पत्ति यहीं पे दिखाई जाती है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति बड़ा फेमस है। इसके पहले एक चीज और याद रखिएगा, ऋग्वेद में वर्ण शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए? वर्ण शब्द का अर्थ ऋग्वेद में क्या है? बताइए। देखिए, ये जो क्लास का ये नहीं कि हम फैक्ट बताने के लिए आपके पास यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ा कैसे जाता है। अब यहां से कितने क्वेश्चन मिले, अगर वर्ण है तो आपके दिमाग में, जो एग्जामिनर आएगा उसके भी दिमाग में आएगा कि भैया वर्ण शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? बताइए। ये कम से कम 3-4 बार यूपीएससी में पूछा है। पढ़ा करिए, पढ़ा करिए। वर्ण शब्द 2 अर्थों में किया गया है, एक रंग के अर्थ में और दूसरा व्यवसाय के अर्थ में। कलर के अर्थ में, ऑक्यूपेशन के अर्थ में, रंग और व्यवसाय दोनों के अर्थ में प्रयोग किया गया वर्ण शब्द का प्रयोग है। शुरुआत में ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य दिखाई देते हैं, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की दैवीय उत्पत्ति मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र की। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पे सर्वप्रथम लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं? चान्हू-दड़ो, बुर्ज-होम, कालीबंगा। तो बुर्ज-होम में नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्ज-होम और गुप्त कराल ये नवपाषाण कालीन स्थल है। और आपको पता होगा बुर्ज-होम से क्या मिलता है? गर्त आवास मिलता है, पिट ड्वेल्स मिलता है, गड्ढे वाले घर मिलते हैं, पिट ड्वेल्स।
बुर्ज होम और गुफ कराल। बुर्ज होम कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, और गड्ढे वाले घर मिले हैं यहाँ पे। कालीबंगा आपको पता ही है, कृषि का प्राचीनतम, कृषि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से। चान्हो इनका इंडस्ट्रियल सिटी था। अगर पूछा जाएगा, चान्हो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर है, सिंधु नदी के किनारे है ये, और यहीं से झूकर झाकर संस्कृति का अवशेष मिलता है चान्हो से। यहीं से कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछा करते हुए चित्र दिखाया गया है। वक्राकार ईंटें मिली हैं, और चान्हो औद्योगिक शहर था, यहीं से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। पढ़ लीजिएगा, पिछले वाली क्लास में मैंने बताया भी है। तो चान्हो इनका, देखिए, पोर्ट सिटी लोथल है, इंडस्ट्रियल सिटी चान्हो है, मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं यहाँ से झूकर झाकर कल्चर की जानकारी मिलती है यहाँ से, और वक्राकार ईंटें मिलती हैं। तो ये चान्हो बड़ा फेमस है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उपदेश कहां मिलता है? ये मिलता है जावलो उपनिषद में। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? जावलो उपनिषद में मिलता है। और चार आश्रम कौन है? ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का जीवन जिए। ब्रह्मचर्य मतलब नैतिक जीवन, नैतिक मापदंड, नैतिक जीवन के लिए पढ़ाई लिखाई करिए। 25 से 50 में गृहस्थ जीवन, 50 से 75 वानप्रस्थ जीवन, और संन्यास 75 से 100 साल एक आदमी की आदर्श लाइफ मानी गई है। और कहा यह गया है कि व्यक्ति 4 ही काम करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन के यही 4 सत्य हैं, 4 यही काम करना है। ब्रह्मचर्य जीवन में धर्म देखिए हमेशा रहेगा। ब्रह्मचर्य में आप धर्म का पालन करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। गृहस्थ में आइए तो धर्म, अर्थ, काम तीनों रहेगा। पारिवारिक जीवन को बढ़ावा दीजिए। जो लोग कहते हैं सुसाइड कर लेते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। गृहस्थ जीवन में आप संघर्ष करिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, पैसा कमाइए, अपने परिवार को पालिए, अपने पिता की देखभाल करिए। क्योंकि देखिए, यही एक समय होता है, जैसे जैसे लड़के की आयु बढ़ती है, पिता की आयु धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तो पिता ये चाहता है कि अब लड़का हमें अब बाहुबल के रूप में सपोर्ट करे। तो जो 25 से 50 की आयु होती है, इसमें 2 जिम्मेदारियां होती हैं। एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है अगली, और पुरानी पीढ़ी को ध्यान रखने की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे आदमी पैसा भी कमाता है, अर्थ भी कमाइए, पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाइए, लेकिन धर्म के रूप में पैसा कमाइए। और वानप्रस्थ में धीरे धीरे अब ये जिम्मेदारी जैसे आपने अपने पिता से ली, अब आप अपने बेटे को देना चालू करिए। 50 से 75 में धीरे धीरे जिम्मेदारियों का बोझ को अपने बेटे को देना चालू करिए। और जब 75 पे आइए तो भूल जाइए कौन मेरा लड़का है, कौन मेरा वो है। संन्यास, मोक्ष की प्राप्ति की बात करिए। सोचिए हिंदुइज्म कितना आदर्श जीवन देता है। अगर हम इस परिपाटी को अपना लें तो न लोभ, घृणा, ईर्ष्या, मतलब जीवन कैसे जिया जाए, ये केवल ये नहीं बताता, लाइफ को कैसे बेहतर जिया जाए वो भी ये बताता है। तो पहली बार चारों आश्रम की बात जो की जाती है वो की जाती है आपके जावलो उपनिषद में। ये क्लास में मैंने बताया हूं, अब वैदिक काल वाला वीडियो देखिएगा तो आएगा। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है उपनिषद में। सबसे पहले एतरे ब्राह्मण, आपको पता है ऋग्वेद का ब्राह्मण है, तैतरी ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण भी यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और मृत्यु की चर्चा सबसे पहली बार दी जाती है उपनिषद में। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। नव पाषाण काल, सूक्ष्म पाषाण काल संस्कृति, ताम्र पाषाण काल, चित्रित। तो इसमें ये सभी सही हैं, तीनों सही हैं, इसमें तीनों होगा ये। निम्नलिखित में से कौन से नव पाषाण काल की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक पीरियड? नव पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाना चालू हो गया था। मध्य पाषाण काल से ही चालू हो गया था पशुओं को पालतू बनाना, और इस काल में पशुओं को पालतू बनाया जाता था। कृषि का प्रयोग चालू हो गया था, ये भी सही है, कृषि इसी काल में आई, चालू हो गई।
घिसे हुए पालिशदार पत्थर के पालिशदार उपकरण बनाए जाते थे, सेल्ट, ये भी सही है। और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, जब कृषि चालू हो गया, प्रोडक्शन चालू होगा, तो जाहिर सी बात है कृषि के उत्पादन के लिए भी बातें की जाएंगी, तो ये दोनों चीजें होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, पशुओं को पालतू बनाना, कृषि व्यवहार का प्रथम प्रयोग, घिसे हुए तथा मतलब अगर कहें तो ये क्या होगा, चारों सही होगा, चारों सही होगा। मतलब देखिए, पशु को पालतू बनाना तो ये लक्षण है मध्य पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण मीसोलिथिक का भी लक्षण है, ये मध्य पाषाण काल का भी लक्षण है। कृषि का प्रयोग, पालिशदार पत्थर के औजार और मृद भांड का निर्माण, तो ये सभी कथन सत्य हैं, यहाँ पे चारों सही होंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा डोमेस्टिकेशन चालू कब होता है, तो मीसोलिथिक में चालू हो जाता है। आपको याद होगा आदमगढ़, बागोर, लंघनाच, जो मैंने स्टोन एज वाली जब क्लास देखी उसमें मैंने बताया भी है, तो एज ये वाला मुद्दा होगा। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। सराय नहार राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला है। ये सभी क्वेश्चन, ये सभी पॉइंट क्या है, ये फैक्ट है, आया हुआ भी है, याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट क्या है, सही है, इसको दिमाग में आपको रखना है। प्राचीनतम जीवन हथनौरा से, सराय नहराय युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, कपास की खेती मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा। भारतीय महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल का स्थल है ये। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ये, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जानते हैं ना कौन सा एरिया है पाकिस्तान का, अगर मैप में देखिएगा, कृषि का नवपाषाणकालीन स्थल है ये। अगर आप ये देखोगे तो जो पाकिस्तान के निचला एरिया है ये बलूचिस्तान है, और आज यहाँ विवाद चल रहा है। यहाँ यहाँ एक तरीके से पाकिस्तान का विरोध चल रहा है। पाकिस्तान की जब आप देखोगे, आईआर पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि पाकिस्तान में 10% परिवार ऐसा है जो हर जगह आगे है, सेना में हर जगह आगे है। तो जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, एनर्जी का एरिया है ये, और यहाँ के लोगों को दोयम दर्जे का माना जाता है। इनको नौकरियों में इनको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं बलूचिस्तान वाले लोगों को जो मिलना चाहिए, तो यहाँ आंदोलन चल रहा है। इसीलिए याद होगा 3-4 साल पहले प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी लाल किला से कहे मैं बी नहीं छोड़ूंगा, तो लोगों ने मीडिया में बोला बी का मतलब बलूचिस्तान लगाया था, मतलब कि यहाँ भी बड़ा विवाद, इंटरनल पाकिस्तान में यहाँ बड़ा विवाद चल रहा है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में ही मेहरगढ़ था जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य देता है, इसको दिमाग में रखिएगा। और नवपाषाणकालीन जो स्थल हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, स्टोन एज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बुर्ज होम, गुपकराल, कोल्डिहवा, महागड़ा, पंचूह, चिराद, ये सब नवपाषाणकालीन स्थल। चिराद बिहार में है, ये तीनों यूपी में है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये सब बता चुका हूं मैं, नवपाषाणकालीन स्थल हैं। सराय गुंडई, राना गुंडई, ये सब जो है, तो ये याद रखिएगा, इसमें तीनों ऑप्शन होंगे। चौपानी मांडो से मृदुभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सही है, ये यूपी में है। ये कोल्डिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं बेलन घाटी में। अब तो लहुरा देव से भी मिला है, क्वेश्चन जान, लहुरा देव से भी मिलता है, संत कबीर नगर में है लहुरा देव, यहां से भी मिलता है। ये अवशेष मिले हैं, तो इसका जो आंसर है ये सभी होंगे। और कोल्डिहवा याद रखिएगा बेलन घाटी यूपी में है, चौपानी मांडो भी यूपी में है, और अस्थाई जीवन का भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है। जब मृदुभांड मिलते हैं, और यहाँ से याद रखिए कई बार पूछा जाता है, अस्थाई जीवन के भी साक्ष्य मिलते हैं चौपानी मांडो से, चौपानी मांडो से अस्थाई जीवन के भी साक्ष्य मिलते हैं, याद रखिएगा कोल्डिहवा से। और अब लहुरा देव संत कबीर नगर में, वहां से माना जाता है कि प्राचीनतम साक्ष्य मिलना है। ये क्वेश्चन आए, यूपी पीसीएस ने पूछा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको दिमाग में रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए शोध सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, हाथ की कुल्हाड़ियां, हैंड एक्स। हथियारों के आधार पे अगर हम देखें, प्रागैतिहासिक काल में जब हम पढ़ते हैं, 3 भागों में जब डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, तो मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इनमें हथियार एक बड़ा मुद्दा होता है। हथियारों के आधार पे विभाजन, यहाँ बड़े बड़े हथियार मिलेंगे, फिर छोटे जो मध्य पाषाण काल में आते हैं तो आप देखिएगा मिसाइल टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, हथियार छोटे हो जाते हैं। और जब हम नव पाषाण काल में आते हैं तो हथियार और छोटे हो जाते हैं, पालिशदार उपकरण। तो हथियारों में परिवर्तन भी इनमें डिवीजन का एक बड़ा कारण बनता है। तो यहाँ पे होगा हाथ की कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल के लिए सर जॉन लुबाक ने नियोलिथिक शब्द का प्रयोग कब किया था? ये फैक्ट है, याद रखिएगा, 1860 में नवपाषाण काल का प्रयोग किया था। 1860 में। अगर आ जाए तो दिमाग में रखिए, अच्छा फैक्ट है। अगर प्रीलिम्स में आरओ में पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चीजें मतलब दिमाग में रखिएगा। चित्रित मृदुभांड का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग के लोगों ने किया? तो याद रखिएगा, ताम्रपाषाण काल के लोगों के युग ने किया, और यहीं के बाद ये हड़प्पा संस्कृति में भी दिखाई देगा। तो ये होगा आंसर की, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों ने किया था। चैकोलिथिक संस्कृति के जो लोग हैं इन्होंने किया था। निम्न पूरा पाषाण काल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। मनुष्य पत्थरों से निर्मित हस्त कुठार, बिदारली और खंडक का प्रयोग करता था। उपकरण निर्माण में क्वार्जाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में मनुष्य समतल भूसागरीय प्रजाति के थे। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेलियोलिथिक पीरियड। मैंने पहले ही कहा कि पेलियोलिथिक पीरियड में क्या है, हथियार के आधार पे पत्थरों के हथियार मिले हैं। तो ये हेस्ट कुठार, बिदारली, हैंडएक्स, क्लीवर, ये सब मिले हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। क्वार्टजाइट के पत्थरों का प्रयोग करते थे, बाद में जैस्पर और चर्ट का प्रयोग करना चालू कर दिए, ये भी सही है। और भूसमूह सागरी प्रजाति के दिखाई देते हैं, भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। मतलब क्वार्टजाइट के पत्थर का आगे जैस्पर और चर्ट के पत्थर के मिलना चालू हो जाएगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं, पत्थरों के बड़े बड़े हैंड, कुल्हाड़ी, आप देखोगे 2 प्रकार के पत्थरों को 2 भागों में किया जाता था। एक बड़े भाग होते थे, कोर होता था, जो कहते थे, जो बड़ा भाग होता था कोर, ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर के भाग होते थे कोर कहा जाता था। तो ये जो बड़े बड़े हस्तकुठार, बिदारली, खंडक का उपयोग किया गया है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। स्टोन एज में मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया है, आप वीडियो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। स्टोन एज देखिएगा, जरूर पढ़िएगा। भारत का सबसे बड़ा स्थान ये जानते हैं महाराष्ट्र में है, इनाम गांव। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। आपको मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता का लोग जो था, डोमेस्टिक चीजों का, हथियारों और इन चीजों से, मतलब ये व्यापारिक सभ्यता था। तो ये चीजों का प्रयोग यहाँ पे दिखाई नहीं देता। जो भी चीजें मिली है, यूज वाली चीजें मिली हैं। ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और तांबे का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता के लोगों को ताम्र, लोहे का ज्ञान इंडस वैली को नहीं था। आपको मैंने पहले याद रखेगा कि इंडस वैली को लोहे का ज्ञान नहीं था। यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हिंदू लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल से चालू होता है। तो ये विकल्प पहला ही गलत हो गया। ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों का महत्व, ऋग्वैदिक काल में घोड़े की अस्थियां मिली हैं सुरकोटदा से। गुजरात में सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली है, लेकिन घोड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता था, इसकी जानकारी नहीं मिली। जैसे मैं आपको बात करूं, रोडवेज की बस और ट्रेन में हर आदमी बैठता है, हमारे कल्चर में है, हर आदमी, गरीब अमीर सभी लोग बैठते हैं। लेकिन हम कहें चार्टर प्लेन, तो चार्टर प्लेन अभी कुछ लोग देखे होंगे, सभी लोग के लिए नहीं होगा। तो घोड़े की जानकारी तो इनको थी इंडस वैली को। घोड़े की अस्थियां मिली हैं सुरकोटदा, गुजरात में एक स्थल है, वहां से घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। लेकिन घोड़ा इस कल्चर का मेन पार्ट नहीं था। तो इसका मतलब क्या था कि ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा गलत हो गया। इसका मतलब 1 और 3 सी आंसर है।
तो कितना बढ़िया, मतलब अगर आपको ये पता हो की पॉइंट, इसीलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है की पॉइंट को जानना। अगर आपको ये की पॉइंट पता हो कि लोहे का प्रयोग इंडस वैली में नहीं था, इस धातु की जानकारी इनको नहीं थी, इस धातु की जानकारी उत्तर वैदिक काल में होता है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, चीजें इजीली आप कर सकते हो। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विशुद्ध मग बुद्ध घोष की रचना है, महायान संपरिग्रह असंग की रचना है, वाग्भट का है अष्टांग हृदय, और हतस्य आयुर्वेद है पालकाय का। तो मिला लीजिए, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा, इसका ऑप्शन हो गया ये। मतलब विशुद्ध मग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशुद्ध मग है बुद्ध घोष की, कोष नहीं है घोष है, बुद्ध घोष की है ये। महायान ये असंग की है, अष्टांग हृदय वाग्भट की है, हतस्य आयुर्वेद पालकाय की है। मुझे उम्मीद है कि आपको आरओ में या यूपी पीसीएस में क्वेश्चन किसी रूप में आपको दिखाई दे सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन बनाए हैं काफी, उनके लिए बहुत बहुत बधाई है कि बड़ी बढ़िया क्वेश्चन बनाए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किताबें हैं, कहीं भी एक दे दिया पॉइंट तो भी आपका काम हो जाएगा। वाग्भट, अष्टांग हृदय, हतस्य आयुर्वेद पालकाय, विशुद्ध मग, बुद्ध घोष, महायान संपरिग्रह असंग की किताब है। ये दोनों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, ये किताब है जो पूछा जा सकता है कभी भी, तो इसको दिमाग में आप रखिएगा। विशुद्ध मग, महायान, अष्टांग हृदय, हतस्य आयुर्वेद किताबें हैं, वो लेखक हैं असंग, बुद्ध घोष, वाग्भट और पालकाय। इसको दिमाग में आप रखिएगा। मौर्योत्तरकालीन निम्न अभिलेखों में उसके शासक वंश बताइए। सिनकोट अभिलेख, तख्ते बही अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तख्ते बही अभिलेख है आपका गोंडो फर्निस का, ये पहला शासक है। गोंडो फर्निस कौन है? ये पहला शासक है। और इसका पॉइंट याद रखिएगा, इसी के काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पल्लव नहीं, पहलव, यवन शक पहलव, शकों के बाद आते हैं पहलव। तो गोंडो फर्निस पहलव शासक है, जिसकी जानकारी हमें तख्ते बही अभिलेख से मिलती है। मतलब बी का तीसरा इन दोनों में है। चलिए, अब आता है जूनागढ़ अभिलेख। ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, डी का पहला। इन दोनों में कर रहा। अब आता है मीनांडर का है सिनकोट अभिलेख, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। मीनांडर कौन है? ये यवन शासक है, भारत में बड़ा फेमस रहा, यवन शासक है मीनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, यवन शासक है। और कुषाण आपको पता है पजंतर अभिलेख। मतलब सी का दूसरा, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया डी। ए का चौथा सिनकोट मीनांडर, बी का तीसरा तख्ते बही गोंडो फर्निस, सी का दूसरा पजंतर कुषाण, और डी का पहला जूनागढ़ रुद्रदामन। इसका आंसर हो गया डी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ये जूनागढ़ अभिलेख आपको पता है सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन कौन है? तो ये शक शासक है, और कार्दमक वंश का है, उज्जैन का। अगर याद रखिएगा रुद्रदामन के बारे में आ जाए। गोंडो फर्निस कौन है? पहलव शासक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में याद रखिएगा कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचारक है, जो इसके काल में भारत में पहली बार आया था, ईसाई धर्म में। दूसरा है आपका रुद्रदामन कौन है? तो ये शक शासक है, और ये उज्जैनी का है, और वंश है इसका कार्दमक वंश का है। और कुषाण आपको पता ही है, और मीनांडर आपको पता ही है, यवन शासक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, ये कभी भी आपको किसी रूप में पूछा जा सकता है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद आता है मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन? व्यापारिक प्रक्रिया और लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। ये लाइन जो है, राज्य का नियंत्रण नहीं था, राज्य इसको मेंटेन कराता था कि चीजें गड़बड़ ना हो। व्यापारिक प्रक्रिया, लाभांश पे तो राज्य लोग करते थे, लेकिन राज्य इस पे देखता था कि गलत सही ना हो, तो पूर्णतः नियंत्रण नहीं कहा जाएगा, ये वर्ड गलत है। आयात शुल्क था, वस्तुओं के विक्रय पर राज्य निगरानी रखता था, राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
मौर्योत्तर काल में भूमध्य सागरीय देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध समृद्ध थे। गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भीवकच्छ था, बेरीगाथा भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल में लोहे का निर्यात दक्षिणी अफ्रीकी बंदरगाहों पर किया जाता था। ये तीनों सही है। जब लेटर मौर्य में आप देखिएगा ये तीनों चीजें हैं। व्यापार, लेटर मौर्य को व्यापारिक दृष्टिकोण से स्वर्णकाल भी कहा जाता है। हिप्पोलस ने इसी समय मानसून रूट की खोज की थी, आपको याद होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में इस काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। और प्लिनी जो हिस्टोरियन है वो कहता है कि भारत, यूरोप का पूरा सोना कहाँ आ रहा है, भारत आ रहा है। तो व्यापार, ये काल जो लेटर मौर्य है, अगर लेटर मौर्य को हम बात करें, जान लीजिए कुछ पॉइंट। मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रयोग चालू होता है यहाँ पे, पूर्णतः मुद्रा मौद्रिक रूप से चालू हो जाता है। इस काल में एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इसमें इस काल के व्यापार की जानकारी मिलती है हमें, लेकिन इसके लेखक का नाम नहीं मिलता। इसी काल में ही पालस ने मानसून रूट की खोज की थी। तो ये इसमें ये व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण था और तीनों ऑप्शन सही है। यहां तक कि ग्रीक में काली मिर्च, यवन जो है, काली मिर्च को यवन प्री कहा जाता था और इनका काफी निर्यात होता था। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। कुछ विद्वानों ने हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्रवर्तकों में आर्य और द्रविड़ों का उल्लेख किया है, जो मुख्यतः भाषाई समूह को इंगित करता है। ये भी सही है। हड़प्पाकालीन सभ्यता के संस्थापकों को द्रविड़, बाहुई, सुमेरियाई, पड़ी, अर्जुरो, वृत्तियों, वाहिको, दासो, नागो, आर्यो आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये भी सही है। अधिकांश विद्वान सिंधु सभ्यता के संस्थापकों को द्रविड़ भाषा बोलने वालों के रूप में मानते हैं, परंतु जहां तक अंत्येष्टि प्रथा का संबंध है, द्रविड़ों को इस आधार पे सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उनके समाधान के लिए शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अगर हमें देखें तो यार ये आज भी विवाद है कि आर्य को लेके, तो इनमें ये जो तीनों तीनों इतिहासकारों का तीनों मत है अलग अलग लोगों का, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों सही होगा। ये सबके अपना व्यू है, हिस्टोरियन के व्यू हैं। और आज भी मुद्दा है, कोई कहता है आर्य यहाँ से आए, कोई कहता है आर्य वहां से आए। ये माना जाता है मिडिल एशिया से, मध्य एशिया से, जो सर्वमान्य मत है। ये सबके अपने अपने मत हैं। तो इसमें इसमें जो देखिएगा ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो हम देखेंगे तो तीनों ऑप्शन को मारिएगा आप। प्रागैतिहासिक काल में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी से बाहर पूर्व में स्थित कोल्डिहवा और महागरा के ऊपरी स्तरों से जुते हुए चावलों के नमूने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनका संबंध नवपाषाण काल से। अभी देखिए मैं कुछ देर पहले क्या बताया हूं कि ये दोनों क्या है, ये यूपी में है, या दोनों कृषि के साक्ष्य देते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, कुलदीहवा, महागड़ा और पंचो, ये तीनों ऑप्शन हैं। और तीनों क्या है, नवपाषाण काल के हैं, उत्तर प्रदेश के। तो यहां से मिलता है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। नवपाषाण कालीन में भांडों में बहुधा चावल का भूसा प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण विश्व में चावल के साक्ष्य मिले हैं। उक्त जले हुए चावल तिथिक्रम, ये फैक्ट अपने तरफ से दे दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2। कौन सा ऑप्शन मारेंगे हम, 1 और 2 को मारेंगे। 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्लियर, मतलब कि देखिए कुछ चीजें दिमाग में बैठा लीजिए। मध्य पाषाण काल में पशुपालन चालू हो गया था। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ। जब कृषि होगा तो रखने के लिए बर्तनों का निर्माण होगा, अस्थायी जीवन का विकास होगा, डिवीजन ऑफ वर्क चालू होंगे, समाज में नियम और कानून बनाना चालू होंगे, समाज में स्थिरता आनी चालू होगी। तो ये सब विशेषता किसकी है, नवपाषाण काल की है, नियोलिथिक पीरियड की विशेषता है, दिखाई देती है यहाँ पे। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थल जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था। द साइट वेयर पीपुल वर क्रिमेटेड, वह स्थल जहां पे वैदिक आहुतियां दी जाती थीं। द साइट वेयर वैदिक सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष, भट्टी जहां बर्तन पकाए जाते थे। ये है
नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। अगर आएगा तो ये मारिएगा, इसका ऑप्शन है सी। चेदी वंश से चेदी पहले तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा से जुड़ा है, कलिंग वंश, कलिंग से। चेदी वंश का संस्थापक महामेघावन को माना जाता है, सही है। इस पूरी जानकारी के लिए याद रखिएगा हाथी गुम्बा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, ये बड़ा फेमस है। इस पूरे क्वेश्चन की जो दिया है ये इसी का है, खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख की जानकारी है जो पूछी गई है। ये जैन धर्म से भी जुड़ा है। अगर आ जाएगा कौन सा अभिलेख जैन धर्म के बारे में करता तो याद रखिएगा, जान लीजिएगा जैन धर्म से भी जुड़ा है ये। और चेदी महामेघवाहन को माना जाता है, स्टेटमेंट सही है। खारवेल मगध के शासक के विरुद्ध अभियान कर जैन तीर्थकर इसकी मूर्ति लाया था, ये भी सही है। और खारवेल को राजर्षि कहा गया, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन होगा तीनों, 1 2 3। मतलब खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख से जानकारी मिलती है। ये पूरा का पूरा उसी में जानकारी दी गई है। और ये बड़ा फेमस रहा, खारवेल इस काल का बड़ा फेमस शासक रहा इस पीरियड का यहाँ पे। और ये जैन धर्म का अभिलेख है, जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। जब आप पुरी से भुवनेश्वर की तरफ जाइएगा तो बीच में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, इसको पन्न्या अध्यक्ष होता था, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था पन्न्या अध्यक्ष। मौर्य काल में व्यापार वाणिज्य के अध्यक्ष को कहते थे पन्न्या अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष होता था राजकीय भूमि से होने वाली आय को देखने के लिए। लछड़ा अध्यक्ष होता था, गणिका अध्यक्ष होता था। तो ये जो है पहले ही गलत हो गया, ये सही है। विविता अध्यक्ष चारगाहों को देखता था। अकरा अध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष था। तो ये दोनों सही है, ये गलत है। ये होगा पन्न्या अध्यक्ष। अगर इसको सही करना है तो ये आएगा पन्न्या अध्यक्ष पे। तो अपने आप आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इसका अध्यक्ष, इसका मतलब कि बी जो है गलत है और सब सुमेलित है। मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक के स्तंभों पर ईरानी एवं यूनानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। अशोक ने गया के समीप लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण करवाया था। ललित मुद्रा वाले नटुआ बैल की मूर्ति रामपुरवा से प्राप्त की गई है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रेथा कहा, यह सही है। अब देखिए, पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया है। शहर जो ऐसे था, शहर के बीच में महल था, दीवारें थी, ये वर्णन किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। ये भी सही है, रामपुरवा से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। लोमस, आपको याद होगा, बराबर की पहाड़ियों पे आजीविकों को गुफाएं दान में दिया था अशोक ने। अशोक के स्तंभों पे ईरानी यूनानी कला का प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये अलग है। अशोक के पिलर की विशेषताएं अलग है। ईरानी ये एक खुले में नहीं बनाए गए हैं, वो खुले में बने, वो बिना आधार के ये आधार पे बने हैं। और जबकि ये बिना आधार के बनाए गए हैं, ऊपर से नीचे जाता है। तो अशोक के स्तंभ की अपनी विशेषताएं हैं जो यहाँ पे दिखाई नहीं देती। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि अशोक के पिलर अपने आप में यूनिक विशेषता को दिखाते हैं। तो ये चीजों को हम यहाँ पे मान नहीं सकते। तो ये बी सी डी सही है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक कालीन समाज के खर्चीले अनुष्ठानों से अनुमान किया जा सकता है कि समाज में कुछ अधिशेष धन वस्तुएं होती थी। जाहिर सी बात है, जब अधिशेष होगा तभी लोग करेंगे। उत्तर वैदिक काल की अधिकांश अवधि में अनुष्ठान धर्मिता और अनुष्ठान कर्मी वर्ग का विस्तार तेजी से हुआ। ऋग वैदिक समाज की जनजातीय नागरिक सेना का स्थान उत्तर वैदिक कालीन समाज की सजातीय पर आधारित अस्थायी सेना की अवधारणा ने ले लिया। अगर हम बात करें इसमें, देखें तो उत्तर वैदिक काल में अभी अस्थायी सेना पूर्ण रूप से नहीं आई थी। अभी अस्थायी सेना का कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से नहीं आया था, लास्ट में 600 BC के बाद दिखाई देता है। ये तो नहीं होगा। हाँ, ब्राह्मण अनुष्ठान में एक नया वर्ग आ गया, अधिशेष मिलता था। तो इसका सही होगा 1 और 2। इसका ऑप्शन होगा 1 और 2। उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में धीरे धीरे 600 BC के बाद परिवर्तन आता है, और फिर जाके 600 अस्थायी सेना, इनकी अवधारणा दिखाई देती है। तो इनमें और उत्तर वैदिक काल के अधिकांश अवधि में आपको याद होगा ब्राह्मण ग्रंथ
पॉपुलर थे, बड़े बड़े यज्ञ चालू हो गए। हमने आपको बताया था, अगर क्लास आप देखोगे तो मैंने कहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो दोनों वर्ग थे ये प्रोडक्शन नहीं करते थे, लेकिन प्रोडक्शन पे इनका पूर्णतः नियंत्रण होता था, ये प्रिविलेज क्लास होते थे। यज्ञ, क्षत्रियों को यज्ञ के द्वारा पावर दिया जाने लगा, राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ होने लगे। और क्षत्रिय को ब्राह्मण यज्ञ के द्वारा पावर दे रहा है और क्षत्रिय उसको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो ये दोनों, ये भी होगा, अधिशेष था। वैश्य वर्ग, प्रोडक्शन पूरा करने की जिम्मेदारी वैश्य की थी, और लेकिन उसको वो अधिकार नहीं मिले थे। तो ये दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा इसमें। सिंधु सभ्यता से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो फसलों की खेती, हल का प्रयोग फसलों की संबंधित संदेह कृषि अर्थव्यवस्था के दिन है। ठीक है। सिंध से बाहर कालीबंगा और लोथर की मोहरों पर बाघ का चित्र प्राप्त है। टेपे और निपुर में सिंधु सभ्यता की मोहरें पाई गई हैं जो गोलाकार हैं तथा निम्न सींग वाली पशुओं की आकृति लिपि उत्कीर्ण की गई है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो दो फसलों की खेती, कालीबंगा से मिक्स खेती की जानकारी हमें मिलती है। कालीबंगा से हमें मिक्स कृषि की जानकारी हमें मिली है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल एक। और इसके बाद अगर हम देखें, सिंधु सभ्यता की मोहरें पाई गई हैं जो गोलाकार हैं तथा जिन पर एक सींग वाले पशु की आकृति और सिंधु लिपि उत्कीर्ण है। तो ये भी ऑप्शन हमें दिखाई देता है, लेकिन चूंकि नहीं, तो इसमें होगा केवल एक। इसका सही आंसर है केवल एक। कृषि की विविधता, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साथ मिले, ये चीजें नहीं होगी। और इनकी सबसे ज्यादा मोहरे जो गोलाकार, वर्गाकार, निपुर में सिंधु, ये के कारण ये गड़बड़ा जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक होगा। सिंधु सभ्यता की शहरी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। शहरी बस्तियां ध्रुवीय आकार की तथा पूर्व नियोजित होती थी। कीचड़ से ईंटें बनाने के लिए विशेष प्रकार की स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया था। पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। हाइड्रोलिक संरचना का अभाव था। घरेलू स्थापत्य में गोपनीयता पर विशेष बल दिया जाता था। घरेलू स्थापत्य में गोपनीयता पे विशेष बल दिया जाता था। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें नियोजित था। एक शहर नियोजित थे, प्लांट सिटी था। आपको याद होगा मैंने बताया था दो भागों में डिवाइड थे, पूरब और पश्चिम। पश्चिम एशिया के साथ मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध दिखाई देते हैं। ईंटें बनाए जाते थे, ईंटें बनाई जाती थी, ये भी सही है। घरेलू स्थापत्य पे ये भी, तो इसमें क्या होगा, ये चीजें ये गलत है। तो 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर हो गया सी। 1 2 3 5। अगर आप देखो तो शहर दो भागों में, पूरब, ईस्ट एंड वेस्ट, पूरब और पश्चिम में डिवाइड थे। पूरब से पश्चिम जाने के बाद नियंत्रित थे। पकी हुई ईंटें मिली हैं 4:1 के अनुपात में, 4:2:1 के अनुपात में मिली हैं। स्थापत्य व्यापारिक संबंध इनके थे। तो इसको छोड़ के इसका ऑप्शन होगा 1 2 3 और 5। प्रागैतिहासिक संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार किया जाए। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में बोलन दर्रे के पास मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले कृषि, मैंने आपको पहले ही बताया। मध्य पाषाण काल के चौपानी मांडो में मृदुभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा है। नव पाषाण काल में अस्थायी निवास का प्रारंभिक शास्त्राय नहरा महादहा से स्तंभ गर्त के रूप में। स्तंभ गर्त जो मिलता है ये मिलता है बुर्ज होम में, ये मिलता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया बुर्ज होम में गर्त आवास, पिट ड्वेल्स की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें बुर्ज होम में मिलती है। ये जो जानकारी मिलेगी कि ये कहाँ मिलता है, बुर्ज होम में मिलता है। तो जब ये बुर्ज होम में मिलता है तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और। कौन सा सही सुमेलित है? क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, बिल्हड़ की विक्रमादेव चरित्र, ये वसुमित्र की है। तो ये होगा, ये गलत हो गई आपकी। और तीनों किताबें सही हैं, तीनों की जो है ये महाभिभाषा शास्त्र को छोड़ के ये तीनों सही हैं हमारी।
ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ये एक नॉर्मल किताब है। विक्रमांकदेव चरित्र लिखी बिल्हड़ ने, जो आगे पढ़िएगा प्री मेडिवल में पढ़िएगा। तो जो मेन यहाँ पे जो मुद्दा आएगा ये बचा, ये बौद्ध धर्म की किताब है और इसका लेखक सुबंधु नहीं है, इस किताब का लेखक। प्राचीन काल के अभिलेखों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में मिले हैं। बोगज कोई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। वरुण। ईरान से प्राप्त नक्शे रुस्तम अभिलेख में प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया संबंधों की जानकारी मिलती है। तो अगर बात करेंगे तो यहां पे इसके कारण इसका हो जाएगा 1 और 3, आंसर होगा 1 और 3। ये है आपके क्वेश्चन, इनको करिएगा, देखिएगा। और ये बस बताने का मेरा मतलब ये था कि क्वेश्चन तो फैक्ट आप भी देख सकते हो। मेन ये था कि अब हम इसी पैटर्न पे आगे जो है टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं और टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आप जुड़िए और देखिएगा, जब आप प्री देंगे तो आपको अंतर महसूस होगा। तो टेस्ट सीरीज हमारी जल्द से जल्द चालू होने वाली है और आप उसमें जुड़ के उस अंतर को, फील को महसूस करिए। धन्यवाद।